आपके अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के कुछ कर्तव्य हैं जो संविधान में निर्धारित किए गए हैं। ये संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इससे पहले हमने संविधान किस प्रकार से बना, संविधान सभा की जो स्थापना थी, उनके सदस्य थे, उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। मूल अधिकारों के बारे में बात कर चुके हैं। जो अपने मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में बड़े सरल तरीके से और एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये जो प्रयास है या मेहनत है, ये उन बच्चों के लिए है जिनके सपनों में जान है, जो हौसलों से उड़ान भरना चाह रहे हैं, उनके लिए मेहनत की जा रही है। तो हम नीति निर्देशक तत्वों को देख रहे हैं। आज नीति निर्देशक तत्वों को ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर ये जो अपना कॉन्सेप्ट है या कहें कि ये जो चैप्टर है नीति निर्देशक तत्वों का, ये बड़ा ही सरल है, लेकिन ज़्यादातर कंपटीशनों में हम पढ़ के नहीं जाते, इसलिए प्रश्न गलत होने के चांस रहते हैं। कुछ अनुच्छेद इस तरीके से हैं कि वो याद नहीं होते, तो इनको हम बड़े ही सरल ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। DPSP नीति निर्देशक तत्व, राज्य के कुछ कर्तव्य हैं। ये राज्य के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि राज्य को किन बातों का ध्यान रखना है। जब संविधान के अनुसार कानून निर्माण किया जाएगा तो किन बातों को राज्य को ध्यान में रख के उन कानूनों का निर्माण करना है, ये बातें इसमें कही गई। संविधान का भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 है। इतना अपना क्लियर हो गया। आयरलैंड के संविधान में सबसे पहले शामिल किया और आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व लिए। कहने का मतलब ये नागरिकों के भावी अधिकार हैं। तो हम बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समाज की भलाई के लिए कार्य करना। नीति निर्देशक तत्व हम सब जानते हैं कि वाद योग्य नहीं होते। इनको अपने कोर्ट में, कहने का मतलब न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, मूल अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, आगे हम सरल ट्रिक से उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद लगभग आपके सारे प्रश्न सही होने के चांस बढ़ जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जिन बच्चों के सपनों में जान है, जो हौसलों से उड़ान भर रहे हैं, उनके लिए प्रयास किया जा रहा है। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ें, खुद भी बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। तो ये हमने देख लिया, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाले होते हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य के कर्तव्य हैं, नागरिकों के कर्तव्य हमने देख लिए। बड़ी ही सरल ट्रिक से नागरिकों के 11 कर्तव्यों को याद करवाया गया है। ये जो अपना राज्य के कर्तव्य हैं, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, इनको भी आप आज हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपको साथ साथ याद हो जाएगा। ना हो तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और अपने खुद थोड़ी सी मेहनत करें। खुद की मेहनत, खुद के जो अपने कीवर्ड होंगे वो आपको आगे तक ले जाने में बहुत मदद करेंगे। तो हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं कि ये जो राज्य के कल्याणकारी, राज्य की स्थापना करने वाले तत्व हैं, इनको हम अनुच्छेद से कैसे याद करें। तो अनुच्छेद के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने कि नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। नानक नाम का कोई व्यक्ति है, उसने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। एक अपना वाक्य पूरा हो गया, सन आलोक को पानी पीना है। सन आलोक का एक दूसरा व्यक्ति है, उसको पानी पीना है। अब ये आपको याद हो गया, नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए, सन आलोक को पानी पीना है।
इनके माध्यम से हम हर एक अनुच्छेद को क्लियर करेंगे। ना से मतलब नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा यानी राज्य की परिभाषा की गई है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 में हुई है। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों राज्य को परिभाषित करते हैं। दूसरा न है, उसका मतलब है न्याय योग्य नहीं है। जो अपने नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। इनको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, मूल अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है। तो ये भावी नागरिकों के भावी अधिकार हैं और राज्य के कर्तव्य हैं। इनको आप ध्यान रखें, इनका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। दूसरा अपना ना न कै से मतलब है कल्याणकारी। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याणकारी होगा, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है और अपने नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके माध्यम से सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी पे जोर दिया जाता है। आगे हम देख लेते हैं पुरुषों को। अपने अनुच्छेद 36 क्लियर हो गया नानक से, 37 क्लियर हो गया और 38 क्लियर हो गया। नानक शब्द से 3 अपने अनुच्छेद हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पुरुषों को, अब पुरुषों की बात आएगी। गांव में पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। पुरुषों का अपने यहाँ कोई मतलब नहीं है। गांव मतलब ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। आगे हम ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कौन से अपने नीति निर्देशक तत्व समाजवादी हैं, कौन से उदारवादी हैं और कौन से गांधीवादी हैं। 3 भागों में बांटा हुआ है, तो उनकी बात करेंगे लास्ट में। तो अनुच्छेद 40 है वो अपने गांधी जी के सपनों को पूरा करता है। गांधी जी का विचार था, मानना था कि ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। देश का विकास करना है तो ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 40 कहता है, कहने का मतलब ग्राम पंचायत, गांव में 3 काम दिए। 3 काम। अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 महिलाओं को प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कहता है न्यूनतम मजदूरी, कुटीर उद्योगों और कर्मचारियों की सहभागिता। कुछ अनुच्छेद इनमें 43 ऐसे जोड़े हुए, 1-2 ऐसे जोड़े हुए हैं, बाद में संविधान संशोधन जैसे जैसे हुआ। तो इस प्रकार से हमारा 3 काम दिए। अब पुरुषों के लिए जो अनुच्छेद 39 है उसमें पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। तो नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 3 काम दिए, यहाँ तक हो गया। अब सन आलोक को पानी पीना है। सन आलोक को पानी पीना। सन मतलब से का मतलब है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी भारत का प्रत्येक नागरिक समान नागरिक संहिता से शासित हो। 444 में समान नागरिक संहिता है। न से मतलब है निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 कहता है कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे लो से मतलब है कि लोक कल्याण और स्वास्थ्य की देखभाल करना या लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार का कार्य यानी राज्य का कार्य है, स्टेट का कार्य है। और मादक पदार्थों को बैन करना भी स्टेट का कार्य है। राज्य चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, क्योंकि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जैसे बिहार सरकार ने मादक पदार्थों पे, शराब की बिक्री पे बंदी कर रखी है, लेकिन सभी राज्यों ने नहीं कर रखी। तो यह राज्य का कर्तव्य है कि वो लोक कल्याण और स्वास्थ्य का ध्यान रखे और मादक पदार्थों पे बैन लगाए।
आ से अपना है अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों से। आलोक में आ से मतलब है अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग। लो से मतलब है लोक स्वास्थ्य एवं मादक पदार्थों पे प्रतिबंध। कै से मतलब है अपना कृषि एवं पशुपालन। कै से अपना अर्थ हुआ कृषि और पशुपालन। कृषि, पशुपालन और गोवध पर प्रतिबंध। ये राज्य का कर्तव्य है कि गोवध पर प्रतिबंध लगाए, कृषि और पशुपालन को पर ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करे। अब पीना है, पानी, पानी है जो शब्द यूज हुआ है, पानी जो शब्द यूज हुआ है उसका अपने यहाँ कोई अर्थ नहीं है। पीना शब्द को हम और क्लियर करेंगे, अपने 3-4 कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे पीना से। तो PENA, पी से मतलब पर्यावरण एवं वन्य जीवों का। 48 कै कहता है कि पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की जाए। इमारतों का संरक्षण, ई का मतलब है इमारतों का संरक्षण, जो भी ऐतिहासिक इमारत हैं उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। एन से मतलब है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका न्याय से संबंधित कार्य करे, कार्यपालिका कानूनों को क्रियान्वित करने से संबंधित कार्य करे और कार्यपालिका न्यायपालिका में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से नागरिकों को न्याय उपलब्ध करा सके और जो संविधान के अनुसार जो कानून बनाए गए और लागू किए गए उनकी सही निष्पक्ष ढंग से संवैधानिक जांच कर सके, समीक्षा कर सके, ताकि नागरिकों को सही जस्टिस मिल सके, सही न्याय मिल सके। अनुच्छेद 51A से संबंधित है, यानी पीना में ए बच गया अपना। ए का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ये राज्य का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखे। अब नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं हम। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी लोकतांत्रिक। अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 48 जो कि गोवध पर प्रतिबंध लगाता है, कृषि और पशुपालन पर जोर देता है। अनुच्छेद जो 47 है वो मद निषेध यानी मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तो ये सारे जो भाव हैं, गांधी जी के विचार थे कि ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य दिए जाने चाहिए, यानी शक्तियाँ एक जगह नहीं होनी चाहिए, शक्तियाँ विभाजित होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। भारत का विकास करना है तो गाँवों का विकास करना होगा। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। तो अनुच्छेद 40 गांधी जी से प्रभावित है। अनुच्छेद 48 जो कि गोवध पर प्रतिबंध लगाता है और कृषि और पशुपालन की बातें करता, ये गांधी जी के विचार थे। अनुच्छेद 47 गांधी जी मादक पदार्थों के विरोधी थे कि मादक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 47 भी गांधी जी से प्रभावित है। तो ये गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व हुए। समाजवादी देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 38 जो कि राज्य को कल्याणकारी बनाता है। समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद का मतलब है कि उत्पादन और वितरण के साधन इस प्रकार से विभाजित हों कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, उस पर समाज का अधिकार हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी किए जा सके। समाज की अंतिम कड़ी में खड़ा जो व्यक्ति है उस तक न्याय पहुंच सके, ये समाजवादी सोच है। तो अनुच्छेद जो 38 है राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है। अनुच्छेद 43 जो कि कुटीर उद्योग और सहभागिता को बढ़ाता है। अनुच्छेद 42 है वो प्रसूति सहायता प्रदान करने पे जोर देता है। तो ये अनुच्छेद समाजवादी दृष्टिकोण से लागू किए हुए हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 का जो निःशुल्क न्यायिक सेवा है उसके बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 41 समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 48 का जो कि अपने वन्य जीव और अपने प्रकृति और वन्य जीव के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 49 जो ऐतिहासिक इमारतों को बचाने का
की बात कर रहा है। अनुच्छेद 50 जो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात कर रहा है। अनुच्छेद 45 जो कि निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा है। इस तरीके से इन अनुच्छेदों को हमने देख लिया कि गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी लोकतांत्रिक। मैंने उन बच्चों के लिए प्रयास किया है जो अभी अपनी राजनीति विज्ञान पे पकड़ बनाना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है कि ये जो तरीका या जो ट्रिक हमने अपनाई है वो आपको ज़रूर याद करने में मदद करेगी। तो अपनी ट्रिक थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। सन आलोक को पानी पीना। 2 सेंटेंस हैं, अपने 2 सेंटेंस में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नानक ने गांव के जो पुरुष थे, या कहें कि नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए और सन आलोक को पानी पीना है। 3 काम दिए, इसमें अपने अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, 38 और अनुच्छेद 39 और 40, 41, 42 और 43 ये अपने अनुच्छेद क्लियर हो रहे हैं। नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। अनुच्छेद अपने 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 और 51 सन आलोक को पानी पीना है, इनसे क्लियर हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सरल और सहज भाव से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम होगी उसमें इनमें से आपको 1-2% देखने को मिलेगा और वह आपके सही होंगे। ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।